प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक। पथिक कविता को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। वास्तव में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित या रचित पथिक एक खंड काव्य है और उस खंड काव्य के पहले सर्ग या यूं कहें कि पहले अध्याय का एक छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब आइए जान लेते हैं ये खंड काव्य क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि काव्य मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। दो तरह का काव्य होता है। एक तो होता है मुक्तक काव्य और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य वह होता है जिसमें किसी एक विषय, एक भाव, एक विचार, एक घटना या प्रकृति के किसी एक दृश्य का वर्णन करते हुए छोटी सी कविता रची जाती है। उसको मुक्तक कविता कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे आपने सूरदास की, कबीरदास की, मीरा के पद पढ़े होंगे, उनके दोहे पढ़े होंगे। ये छोटी छोटी कविताएं हैं जिसमें कोई एक दृश्य, कोई एक घटना, कोई एक विचार, कोई एक भाव प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब कविताएं मुक्तक कविताएं हैं। अब आइए प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? जिसमें एक लंबी कविता के माध्यम से एक कथा कही जाती है। एक पूरी कथा वर्णित होती है लंबी कविता के माध्यम से। इसमें जीवन जगत के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न आयामों का विस्तार से वर्णन होता है। इसमें तमाम सारे प्राकृतिक दृश्य, तमाम सारे भाव, तमाम विचार, तमाम घटनाओं का जिक्र एक साथ किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कविता के रूप में यह एक पूरी कथा होती है। इसको प्रबंध काव्य कहते हैं। अब प्रबंध काव्य को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं महाकाव्य और एक को कहते हैं खंड काव्य। महाकाव्य आकार में काफी व्यापक होता है, काफी बड़ा होता है। अर्थात इसमें बहुत लंबी व्यापक कथा होती है और एक लंबी व्यापक कथा के भीतर तमाम आनुषंगिक उपकथाएं होती हैं। बहुत सारे पात्र होते हैं। तमाम सारे जीवन जगत संसार के विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न आयामों का विस्तार से इसमें जिक्र होता है। दूसरी तरफ खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में भी कथा होती है, लेकिन किसी एक पात्र, किसी एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं की, घटनाओं का वर्णन होता है, विभिन्न भावों, विचारों का वर्णन होता है। कहने का मतलब महाकाव्य की अपेक्षा इसमें कथा का आकार छोटा होता है। और भी कई इसके लक्षण हैं। फिलहाल आपको ये जानना है कि महाकाव्य ज्यादा व्यापक है और खंड काव्य थोड़ा
छोटा होता है, दोनों ही प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ये सब महाकाव्य हैं। इसमें पूरी जैसे रामचरितमानस में पूरी राम कथा है, इसमें राम कथा से जुड़े हुए तमाम अन्य प्रसंग, अन्य कथाएं भी शामिल हैं। इसी तरह महाभारत में कौरव पांडव के, कृष्ण के और तमाम पात्रों की कथाएं एक साथ शामिल है। आधुनिक युग में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, यह भी एक महाकाव्य है। लेकिन वहीं पे खंड काव्य थोड़ा छोटा होता है, इसमें कथा छोटी होती है, जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक पात्र के जीवन चरित्र को या जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का, विभिन्न आयामों का वर्णन किया जाता है। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना पथिक जो है एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य के पहले सर्ग का छोटा सा अंश आपकी पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब आइए पढ़ते हैं प्रसंग के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी उस दौर के कवि हैं जब हिंदी के अधिकांश कवि समाज के दुखों को, समाज के कड़वे खट्टे अनुभवों को, सामाजिक विषमताओं को देख करके धीरे धीरे समाज से मुंह मोड़ रहे थे और अपने रुचियों को प्रकृति की ओर धीरे धीरे उन्मुख कर रहे थे। अर्थात उनके रुझान प्रकृति के सौंदर्य के प्रति और एक कल्पना लोक की दुनिया अपने कविता में रचने की प्रति बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि उस काल का कवि जो है अपने समय की समाज से दुखी था, अपने समय की समाज की विषमता, उसकी विद्रूपता, उसकी कुरूपता को देख करके उससे निराश हो चला था। और यही कारण है कि अपनी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य और एक काल्पनिक दुनिया जिसमें शांति हो, सद्भाव हो, आदर्श हो, ऐसी दुनिया का सृजन करता था। इसे यथार्थ से पलायन की प्रवृत्ति भी कहा गया, लेकिन इस काल के अधिकांश कवियों ने इस भावना को, इस कविता की इस प्रवृत्ति को चुना। यहाँ इस कविता में भी आप देखेंगे, पथिक खंड काव्य में भी आप देखेंगे, इस खंड काव्य का जो नायक है, जिसे कवि पथिक कह करके संबोधित करता है, वह वास्तव में संसार के दुखों से, विषमताओं से ऊब करके प्रकृति की गोद में जाता है, प्रकृति की शरण में जाता है और इस दुनिया को छोड़ करके प्रकृति के बीच में ही बसना चाहता है, वहीं पर रहना चाहता है। क्योंकि प्रकृति में जो शांति है, जो विस्तार है, जो व्यापकता है, उससे वह बहुत प्रभावित है और इस प्रकृति के शांत सौंदर्य भरे जीवन में अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, अपने आप को समर्पित करना चाहता है। लेकिन किसी साधु जन से, किसी सज्जन से उनकी मुलाकात होती है और उस साधु के उपदेशों से प्रेरित होकर के काव्य नायक पुनः अपने देश सेवा का व्रत लेकर के वापस समाज में लौटता है। लेकिन कथा के अंत तक जाते जाते कथा नायक को देश के राजा के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके कार्यों के कारण, उसके गुणों के कारण संसार में उसकी कीर्ति अमर हो जाती है, उसका यश अमर हो जाता है। तो ये तो एक पूरी कथा है जो संक्षेप में हमने बता दी। लेकिन आपको इस कविता में, जो आपके पाठ्यक्रम में जो अंश दिया गया है, उसमें पहले सर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का थोड़ा सा एक वर्णन मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन की एक छोटी सी झलक मिलेगी। जब काव्य नायक समुद्र के किनारे खड़ा है, प्रातः काल का समय है, समुद्र के किनारे सूर्योदय का दृश्य है, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और सूर्य की किरणें उन बादलों पर पड़ रही हैं। जो उस समय जो दृश्य की शोभा बन रही है, उस शोभा को काव्य नायक निहार रहा है, देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है। तो आइए अब सीधे हम कविता को पढ़ते हैं। कवि कह रहा है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण, हर पल, पल पल नूतन वेश बनाकर, नया नया वेश बना करके, रंग बिरंग निराला, निराला और रंग बिरंगा, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आकाश में जो वारिद माला है, वारिद का मतलब वारी को देने वाला, अर्थात बादल, जल देने वाला बादल। वारिद माला मतलब बादलों की श्रृंखला।
बादलों की जो श्रृंखला है वो हर क्षण नया नया रंगीन और निराला वेश बना करके रवि अर्थात सूर्य के सम्मुख थिरक रहा है। अर्थात आसमान में जो बादल हैं उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और लगातार प्रिज्म इफेक्ट के कारण बादलों का जो रंग है वो बदल रहा है, लाल पीला नीला, उसमें बदलाव आ रहा है। तो कवि इस सुंदर दृश्य को देखकर कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में बादलों की जो श्रृंखला है वो हर पल नया नया रंग बिरंगा निराला वेश धारण करके सूर्य के सामने नृत्य कर रही है, या बादलों की श्रृंखला जो है वो नृत्य कर रही है सूर्य के सामने। ये तो हो गया आसमान का दृश्य। अब नीचे कह रहा, नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे जो है नीला समुद्र फैला हुआ है और ऊपर नील गगन है। इन बादलों के ऊपर नीला आसमान है। अर्थात बादल क्या है, बीच में है, ऊपर भी नीला आसमान है, नीचे जो है वो नीला समुद्र है और बीच में जो बादल हैं उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और वो बादल इधर उधर मूव कर रहे हैं और रंग बिरंगी आकृतियों से कवि का मन या काव्य नायक का मन मोह रहे हैं। और यही कारण है कि काव्य नायक कहता है कि घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। काव्य नायक ये कह रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं घन पर बैठ, घन मतलब बादल, बादलों पर बैठ करके बीच में विचरूं, इस धरती और आसमान के बीच में विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है। एक बार फिर देखें, कवि कहता है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आकाश में बादलों की जो श्रृंखला है, वारिद माला मतलब बादलों की श्रृंखला है, वो हर पल रंग बिरंगा निराला नया नया वेश बना करके सूर्य के सामने जैसे नृत्य कर रही है। नीचे नीला समुद्र है जो अत्यंत मनोहर लग रहा है और ऊपर नीला आसमान है और इन आसमान और धरती के बीच में जो बादल हैं, घन हैं, मेरा मन कर रहा है कि इन बादलों पर बैठ करके मैं विचरण करूं, घूमूं। अगला छंद पढ़ते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर गर्जन कर रहा है। रत्नाकर रत्नों की जो खान है अर्थात समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। तो रत्नाकर गर्जन कर रहा है, समुद्र गर्जन कर रहा है और मलया नील बहता है। मलय अनिल दो शब्दों से मिलकर बना है मलया नील। अनिल मतलब होता है वायु, हवा, और मलय एक चंदन, एक लकड़ी होती है, एक वृक्ष होता है चंदन, उसकी एक कैटेगरी है, एक प्रकार है मलय चंदन। मलय चंदन के जंगलों से होकर के जो हवा बहती है उसमें उस चंदन की खुशबू समाहित होती है। तो मलय चंदन की खुशबू से युक्त जो हवा होती है उसको कहते हैं मलयानिल। तो मलय चंदन की खुशबू लिए हवा जो है वो बह रही है। रत्नाकर अर्थात समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय चंदन की खुशबू लिए हुए हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अपनी प्रेमिका से कवि कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा यही हौसला भरा रहता है, यही हिम्मत भरी रहती है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर फिरूं मैं जी भर के। क्या हौसला करता है? मेरे हृदय में हमेशा यह हौसला रहता है कि मैं इस रत्नाकर के घर के कोने कोने में विचरण करूं, इस समुद्र के कोने कोने में मैं विचरण करूं। कैसे विचरण करूं? इस समुद्र की लहरों पर बैठ करके। अब समुद्र के लिए कुछ विशेषणों का प्रयोग किया गया। विशाल, समुद्र बहुत व्यापक है, विशाल है। फिर और एक शब्द क्या? विस्तृत। विस्तृत का भी यही अर्थ है, जो अधिक दूर तक फैला हुआ हो, और महिमामय, जो गौरवपूर्ण हो। तो इन तीन अलग अलग विशेषणों का प्रयोग रत्नाकर के महत्व को दर्शाने के लिए, उसकी व्यापकता को दर्शाने के लिए, उसकी विशालता को दर्शाने के लिए किया।
तो कवि कहता है कि ये जो रत्नाकर है, जो अत्यंत विशाल, विस्तृत और गौरवपूर्ण है, इस विशाल रत्नाकर के कोने कोने में मेरा जी करता है कि मैं विचरण करूं इस रत्नाकर की लहरों पर बैठ करके। फिर एक बार देखें, रत्नाकर गर्जन कर रहा है, समुद्र एक तरफ गर्जन कर रहा है और मलय चंदन की खुशबू लिए हुए हवा बह रही है। और इस प्रातः काल के इस सुंदर दृश्य में कवि कहता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा यह हौसला रहता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत और गौरवमयी रत्नाकर अर्थात समुद्र के कोने कोने में इसकी लहरों पर बैठ करके विचरण करूं, यही मेरा जी चाहता है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। एक बहुत सुंदर बिंब प्रस्तुत कर रहा है कवि। एक बहुत सूर्योदय का जो समय है, समुद्र के किनारे जो सूर्योदय का दृश्य दिखाई देता है, उस दृश्य का वर्णन करने के लिए बहुत ही सुंदर कल्पना प्रस्तुत किया है कवि ने। और ये एक सुंदर दृश्य बिंब है। बिंब क्या होता है? बिंब जब हम किसी प्रस्तुत दृश्य का या प्रस्तुत विषय का वर्णन कर रहे होते हैं और उस वर्णन को और ज्यादा आनंदपूर्ण बनाने के लिए और ज्यादा सरल बोधगम्य बनाने के लिए जब हम उसके समानांतर कोई दूसरी कल्पना करते हैं, कोई अप्रस्तुत अदृश्य कल्पना करते हैं, तो वो जो अप्रस्तुत कल्पना है, जो प्रस्तुत के समानांतर अप्रस्तुत कल्पना है, वही बिंब होता है। किसी और वीडियो में हम बिंब के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी हम कविता का अर्थ देखते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर। जलनिधि का मतलब समुद्र। जलनिधि के तल पर अर्थात समुद्र की सतह पर दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर अर्थात सूर्य, सूर्य का अधूरा बिंब निकल रहा है। होता क्या है, जब हम समुद्र के किनारे कभी सूर्योदय देखते हैं तो क्योंकि दूर दूर तक समुद्र ही दिखाई देता है, कहीं जमीन दिखाई नहीं देती है, तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य उदय हो रहा है वो समुद्र के भीतर से निकल रहा है। और समुद्र के भीतर से धीरे 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 सूर्य निकल, पहले सूरज का एक गोला दिखाई देता है। वो गोला भी कैसे निकलता है? पहले पतला सा गोला निकलेगा, फिर धीरे धीरे उसकी आकृति बढ़ती है, फिर आधा गोला दिखाई देगा और फिर धीरे धीरे 3/4 गोला दिखाई देगा और उसके बाद अचानक एक पूरा गोला जैसे लगता है समुद्र से उछल करके बाहर आ गया। यानी सूर्योदय जो सनराइज का दृश्य होता है, सूर्योदय का दृश्य होता है, वो समुद्र के किनारे बहुत ही मनमोहक होता है। ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो समुद्र के भीतर से निकल रहा हो। तो समुद्र के भीतर से निकलता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, आधा गोला अभी बाहर निकला हुआ है। और इस दृश्य के लिए कवि कल्पना कर रहा है कि जो दिनकर का बिंब है, सूर्य का जो बिंब है, वो आधा अभी समुद्र के तल से निकल रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला अर्थात लक्ष्मी, कंचन का मतलब होता है स्वर्ण, सोना। लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कंगूरा हो। कंगूरा क्या होता है? मंदिर के ऊपर आपने देखा हो, मंदिर के शीर्ष पर जो शिखर होता है, कलश के नुमा होता है, गोल सा होता है, वो उसे बोलते हैं कंगूरा। तो ऐसा जब सूर्य का आधा गोला समुद्र से निकलता हुआ जो नजर आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी के सोने का मंदिर का कोई कंगूरा जो है वो समुद्र में से बाहर दिख रहा है। और वो कंगूरा कैसा है? कांत कंगूरा। कांत मतलब चमकता हुआ। तो लक्ष्मी का मंदिर है तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, तो वो सोने का मंदिर होगा। और सोने का मंदिर है तो उसके ऊपर का जो कलश होगा वो भी सोने का होगा, चमकता हुआ होगा। तो जो आधा सूरज समुद्र से अभी निकला हुआ है, उसे देखकर लग रहा है कि समुद्र के भीतर कोई लक्ष्मी का मंदिर है जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और अभी उस लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा, आधा कंगूरा बाहर आया हुआ है। उसके बाद थोड़ा और सूर्योदय होता है, सूरज बाहर आ जाता है और जब सूरज बाहर आ जाता है समुद्र के, तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो समुद्र के जल के तल पर समानांतर रूप से पड़ती हैं। आपने ख्याल किया होगा कि सूर्योदय के समय जो हमारी परछाई होती है, हमारी छाया होती है, वो काफी लंबी होती, धरती पर दूर तक जाती है। इसी तरह शाम को भी यही चीज होता है, लेकिन दोपहर में सूरज जैसे जैसे सिर के ऊपर चढ़ता है तो हमारी छाया छोटी होती जाती है। तो
कुछ ऐसा ही दृश्य सूर्योदय के समय भी होता है। जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें जो हैं वो समुद्र के जल पर ये समानांतर पड़ती हैं, क्षैतिज पड़ती हैं, और उन सूरज की किरणों की चमक के कारण पानी में एक लंबा सा प्रतिबिंब बनता है, एक चमकीला प्रतिबिंब बनता है। उसके लिए कवि बहुत सुंदर कल्पना कर रहा है। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ऐसा लगता है लक्ष्मी की सवारी ले आने के लिए, कहाँ लाने के लिए? पुण्य भूमि पर। इस पुण्य भूमि पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर लक्ष्मी की सवारी ले आने के लिए रत्नाकर ने अर्थात समुद्र ने एक सोने की सड़क बना रखी हो। अर्थात सूर्य की किरणें समुद्र तल पर जो समानांतर या क्षैतिज रूप से पड़ती हैं, उनको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लगता है कि समुद्र ने इस पुण्य धरा पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। ये बहुत ही सुंदर बिंब है, बहुत सुंदर कल्पना है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। समुद्र की गर्जन के सौंदर्य को बता रहा है कि समुद्र जो है निर्भय भाव से, भय रहित होकर के गरज रहा है, दृढ़ और गंभीर भाव से। दृढ़ मतलब पूरे मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ सागर गरज रहा है, जैसे उसे दुनिया से कोई भय नहीं है। और लहरों पर, समुद्र की लहरों पर लहरें पछाड़ खा करके गिर रही हैं, एक के ऊपर एक लहरें गिर रही हैं, और यह दृश्य जो है अत्यंत सुंदर लग रहा है। अब कवि कहता है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय में ही अनुराग भरी कल्याणी। अपने प्रिय को, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेम से परिपूर्ण कल्याणकारी प्रिया, तुम अपने हृदय में अनुभव करो कि यहाँ से बढ़ करके क्या कोई भी जीव, कोई भी प्राणी कहीं और इतना सुख पा सकता है। अर्थात कवि प्रकृति के सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो गया है, इतना विमोहित हो गया है कि उसको लगता है कि प्रकृति के इस सौंदर्य के अनुभव से ज़्यादा दुनिया में कोई और सुख नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि हे कल्याण और प्रेम से परिपूर्ण प्रिया, प्रेमिका, तुम अपने हृदय में अनुभव करो कि क्या यहाँ से बढ़ करके कहीं और कोई भी जीव सुख पा सकता है। अर्थात नहीं। तो इस तरह से ये हो गया 4 छंदों का काव्य सौंदर्य। इसके बाद हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य। पथिक कविता के शिल्प सौंदर्य पर विचार करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भाषा पर। भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान भाषा है इसकी। इसमें तत्सम शब्दों की भरमार है, जैसे प्रतिक्षण, समुद्र, इसी तरह से वारिदमाला, रत्नाकर, मलयानिल, इसी तरह महिमा में, फिर रत्नाकर, विस्तृत, जलनिधि, दिनकर, कंचन मंदिर, पुण्य भूमि, लक्ष्मी, रत्नाकर, इसी तरह से कल्याणी, प्राणी, अनुराग, यानी कि तत्सम शब्दों की भरमार है इस कविता में। भाषा पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ तत्सम है। अब आइए देखते हैं अलंकार पर। रंग बिरंग में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से वारिदमाला में रूपक अलंकार है। नीचे नील समुद्र मनोहर, इसमें 9 की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, इसमें सागर की गर्जना और सुगंधित हवाओं के बहने का सुंदर बिंब प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से विशेषणों की भरमार है, जैसे विशाल, विस्तृत, महिमामय, ये रत्नाकर के विशेषणों की भरमार है, जिससे रत्नाकर को बहुत ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया है। कोने कोने में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से जलनिधि तल, दिनकर बिंब, ये सब में
कंचन मंदिर, इसमें रूपक अलंकार है। कांत कंगूरा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। स्वर्ण सड़क, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से निर्भय दृढ़ गंभीर, ये भी सागर की विशेषता के रूप में वर्णित हैं। सुंदर अति सुंदर है, एक ही बात को बार बार दोहरा करके कवि ने एक सौंदर्य पैदा करने का प्रयास किया है। और प्रश्नवाचक शैली में बात को कह करके, यानी संबोधन शैली में अपनी बात को कह करके सौंदर्य को एक नया आयाम दिया है। इस तरह से आपने पथिक कविता के 4 छंदों का काव्य सौंदर्य देखा, भाव सौंदर्य देखा, शिल्प सौंदर्य देखा। अगले 4 छंदों का अध्ययन, अगले 4 छंदों के बारे में हम वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी क्लासेस के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभ दिन।